नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस और JF-17 को लेके है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान पर बात करने से हर मुद्दा गर्म हो जाता है, ठीक वैसे ही तेजस और JF-17 पर बात करने से भी हर मुद्दा गर्म हो जाता है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो JF-17 को क्रिटिसाइज करते हैं और जो लोग पाकिस्तान के हैं वो तेजस को क्रिटिसाइज करते हैं। और तेजस को क्रिटिसाइज करने का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है वो ये है कि आज तक खुद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या भारत की तरफ से भी इसको अपने सर्विस में शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि ये बात पूरी तरीके से गलत है। और अभी भारत की तरफ से करीब 183 तेजस को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है। दूसरी बात ये कि आज तक तेजस को एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल पाया, जबकि JF-17 को अभी तक 2 से 3 एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जितने भी देशों की तरफ से अभी तक JF-17 को ऑर्डर किया गया था वो सभी के सभी अभी पछता रहे हैं, क्योंकि ये जेट डिलीवर होने के लगभग 1 से 2 साल के अंदर इनमें काफ़ी सारे दिक्कत सामने आ चुके हैं। और म्यांमार की तरफ से अभी पूरी तरीके से अपनी JF-17 की फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया और लगभग सेम तरीके का सिचुएशन अभी नाइजीरिया को भी फेस करना पड़ रहा था। इसके बाद अभी नाइजीरिया की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इंडियन डिफेंस सिस्टम से काफ़ी इंप्रेस हो चुके हैं और खास करके वो अभी तेजस में इंटरेस्टेड हैं। अभी के लिए नाइजीरिया के पास JF-17, F7 और 829 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है जिनको वो एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी नाइजीरिया की तरफ से एडिशनल JF-17 को खरीदने के बदले तेजस में इंटरेस्ट दिखाने की बात सामने आई है। वैसे ये बात तो एक तरीके से साफ है कि JF-17 को इनिशियली जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया था वो सभी के सभी इसके सस्ते होने की वजह से और बाकी चाइनीज प्रोडक्ट की तरह बाहर से अच्छे दिखने की वजह से मिल गया था। लेकिन 1 से 2 साल में इनकी इतने सारे टेक्निकल इशू सामने आए थे जो कि इसकी रेपुटेशन को पूरी तरीके से खराब कर चुके हैं। खास करके इसकी रडार की परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही पुअर पाया गया था और यहाँ तक कि म्यांमार की तरफ से इसको VVR एंगेजमेंट के लिए पूरी तरीके से अनफिट बताया गया था। तो इसी वजह से अभी JF-17 के ऑपरेटर्स धीरे धीरे तेजस की तरफ शिफ्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा होगा जहां पर हमारे तरफ से किसी JF-17 के ऑपरेटर को तेजस को सप्लाई करने की कोशिश किया जाएगा। अगला अपडेट एक लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेड वेपन को लेके है। इसको लेके आईडेक्स के अंदर इंडियन नेवी की तरफ से एक ओपन चैलेंज को रखा गया था, जिसमें एक प्रिसिशन गाइडेड एमुनिशन को डेवलप करना था जिसे लॉन्ग रेंज नेवल स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अभी इस चैलेंज को JSR डायनामिक की तरफ से जीत लिया गया। आने वाले समय में JSR डायनामिक की तरफ से इंडियन नेवी के लिए एक लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन को डेवलप किया जाने वाला है। हालांकि अभी इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन पब्लिक नहीं किया गया था, पर उम्मीद किया जा रहा है कि एक कॉस्ट इफेक्टिव वेपन होने वाला है जिसे हम हमारे एग्जिस्टिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल की जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि हमको सस्ते पड़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसको कुछ इस तरीके से डेवलप किया जाएगा जिसे मैक्सिमम प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी के लिए JSR डायनामिक के पास खागनक नाम की एक लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब मौजूद है जो कि इस कैटेगरी में फिट हो सकता है। इसके अलावा JSR डायनामिक की तरफ से अभी 2 अलग अलग तरह के लाइट वेट कैटेगरी की क्रूज मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है और हो सकता है इन तीनों प्रोडक्ट में से अभी नेवी की तरफ से किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया गया, जो कि कौन सा प्रोडक्ट है ये वक्त आने पर ही पता चलने वाला है। अगला अपडेट आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। ये हमारे एग्जिस्टिंग आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एक अपडेटेड वेरिएंट है जिसे सबसे पहले 2021 में टेस्ट किया गया था और अभी इसे आकाश MK1 मिसाइल की जगह पर आगे चल के इंडक्ट किया जा सकता है। और साथ ही अभी इसे खरीदने के लिए कई देश इंटरेस्टेड हैं। अभी पता चला कि इसी साल के अंत से पहले ही DRDO की तरफ से आकाश NG सिस्टम की एक और टेस्टिंग को किया जाने वाला है, जो कि इसकी प्रोडक्शन रेडी कंडीशन में होने वाली है। यानी कि इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद तुरंत इनको सर्विस में भी शामिल किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 70 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और इसमें अभी एक इंडिजिनस सीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको हाल ही में भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से सप्लाई करना शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें पहली बार एक नई डुअल पल्स प्रोपल्शन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे शायद MRSAM सिस्टम से डिराइव किया गया होगा। अभी तक अगर बाकी सभी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो उनमें जो मिसाइल्स होते हैं उसमें ओल्डर जनरेशन की रैमजेट मोटर का इस्तेमाल किया था, पर अभी इसमें एक मॉडर्न डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी
के लिए अगर इस साल की टेस्टिंग के दौरान ये पूरी तरीके से सफल हो जाता है तो DRDO को उम्मीद है कि 2026 तक इसको लेके इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों की तरफ से उनको ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। और इसके अलावा भी अर्मेनिया, इजिप्ट और कई और भी देश हैं जो कि भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश एनजी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो आगे चल के उम्मीद किया जा रहा है कि इसको एक्सपोर्ट करने का सबसे ज़्यादा चांसेस हमको मिल सकता है। अगला अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक की एरो इंजन की तरफ से, जिसे अभी भारत में बनाया जाने वाला है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी भारत में TOT के साथ इंजन को बनाने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया था, जिसके बाद अब इन इंजन्स को भारत में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि अभी बस भारत को इन इंजन्स की 80% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए US की तरफ से क्लियरेंस दिया गया था। लेकिन जैसे कि भारत अभी ऐसे 400 से ज़्यादा इंजन को आगे चल के खरीदने वाला है, तो अभी इनकी 100% टेक्नोलॉजी को भी हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट के साथ नेगोशिएशन जारी रहने वाला है और शायद लेटेस्ट स्टेज में जाकर इंजन की कंप्लीट TOT हमको मिल भी सकता है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक दिक्कत होने वाली, और वो ये कि अगर हम इन इंजन्स को डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट से खरीदते हैं तब ये हमको सस्ते पड़ने वाले, लेकिन अगर हम इनको भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे तो हम ये थोड़े महंगे पड़ सकते हैं और इस वजह से इनकी यूनिट कॉस्ट $4 मिलियन के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। जबकि अगर इसको हम लोग डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट से खरीदेंगे तो इनकी यूनिट कॉस्ट हमको $3.7 मिलियन के आसपास पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।